नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव। जो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था, विक्रम और सूरज शराब पी के टून हुए पड़े थे। दोनों ने इतनी शराब पी हुई थी, हालत नहीं थी उनकी कि वो ड्राइव करके घर तक पहुंच सके। जो ड्राइवर होते हैं वो उन दोनों को गाड़ी में लेके जौहन मैंशन की तरफ आ रहे होते हैं और इन दोनों की बकवास सुनते हुए इरिटेट भी हो रहा था वो। यहाँ जो सूरज है, उसने इतनी शराब पी हुई थी कि उसको इस बात का भी होश नहीं था कि जो जौहन मैंशन है वो विक्रम का घर है और मुझे अपने घर जाना है। अभी ज़रा सोचो कि बंदे ने कितनी पी होगी कि वो अपना घर का एड्रेस ही भूल गया। वो मन में सोच रहा था कि मेरा ही तो दोस्त है, क्या उसका क्या मेरा, जो उसका है वो मेरा है, सब कुछ हमारा ही है, तो उसका घर मेरा घर, मैं जा सकता हूँ उसके घर पे। भी होता क्या है यहाँ पे, जो सूरज है शराब के नशे में वो भूल ही चुका था कि उसका घर का एड्रेस क्या है। तो उसको बस इतना याद था कि दोस्त है तो दोस्त के साथ ही चलता हूँ, कहीं ना कहीं तो वो लेके जाएगा ही और उसके घर जाने में कोई हर्ज है नहीं। ऐसा सोचते हुए वो लोग बढ़ रहे थे जौहन मैंशन की तरफ। पूरे रास्ते विक्रम सूरज की टांग खिंचाई कर रहा था, मस्ती कर रहा था और साथ में अपने पापा की नाम की बेइज्जती भी वो कर ही रहा था। पर जैसे ही उनकी कार एंट्री लेती है मैंशन के अंदर, विक्रम को याद आता है कि मैंने झूठ बोला था। तो वो देखता है एक बार अपने घर की तरफ और दूसरी पल वो सोचता है अपनी हालत। जैसे उसको ध्यान आता है अपने हालत के बारे में, सीधा होके बंदा बैठ जाता है, जैसे कि कोई चोर हो, चोरी करने गया हो, पकड़ा गया, वैसे ही स्ट्रेट होके घबराते हुए वो बैठ जाता है और वो सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा अपनी हालत ठीक करने के लिए, ताकि घर वालों को पता ना चले। एक तो मैंने पापा से झूठ बोला है, अब तक तो पापा घर आ भी चुके होंगे, अगर वो सो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो जाग रहे हैं तो मेरी लग जाएगी। ये सोचते हुए विक्रम कार के फ्रंट सीट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो बैक सीट में बैठा था। फ्रंट सीट की तरफ बढ़ते हुए कार में एक छोटा सा एयर प्यूरीफायर लगा हुआ था, जो कि हालांकि गाड़ियों में लगी होती है फ्रेग्रेंस के लिए, ताकि गाड़ी का जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस रहे और एक खूबसूरत ही स्मेल भी आए। विक्रम फ्रंट सीट की तरफ झुकते हुए एयर प्यूरीफायर को हाथ में उठाता है और उसकी ढक्कन को कैसे भी उसको निकाल के जो लिक्विड था वो अपने ऊपर डालने लगता है। डालना क्या, वो उससे नहाने लगता है। पहले तो अपने शर्ट पे, फिर अपने हाथ पे, अपने गर्दन पे, यहाँ तक कि अपने सर पे भी डाल लेता है। जो सूरज था वो वहीं पे उसके साइड में बैठ के ये नज़ारा देख रहा था और उस अपने दिमाग में सोच रहा था कि ये क्या कर क्या रहा है, क्या पागल हो गया क्या, अब तक तो ठीक था। सूरज पूछता है, विक्रम अरे क्या हो गया तुझे, ये क्या कर रहा है तू, ये परफ्यूम नहीं है भाई, अरे वो गाड़ियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं, और तू ये क्या कर रहा है, ये कहाँ कहाँ डाल रहा है, छोड़ दे उसको। विक्रम जो है उसको तो पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और अभी एक्सप्लेन करने का भी टाइम मेरे पास है नहीं, तो जितनी जल्दी हो सके मैं अपना हालत सुधार लेता हूँ ताकि थोड़ी बहुत मैं बच सकूँ। ये सोचते हुए वो अपना कंटिन्यू करता है और थोड़ी देर बाद सूरज विक्रम दोनों ही घर के अंदर आने लगते हैं। विक्रम जैसे ही एंटर करता है हॉल में, वो देखता है वहाँ पे जो उसकी मम्मी है मीनाक्षी जी और जो उसके पापा हैं सुधीर जी, थोड़े बहुत परेशान होकर बैठे हुए थे। और इतना बड़ा मैंशन है तो उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी काम पे रखा हुआ था। बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ गार्डन की देखभाल करने के लिए, खाना बनाने के लिए
बहुत सारे सर्वेंट्स थे उनके घर में, बहुत सारे क्या 2-3 दर्जन सर्वेंट्स ही रखे हुए थे उन्होंने। वो लोग सुधीर जो हमारे विक्रम के पापा हैं और जो मीनाक्षी जी हैं जो विक्रम की मम्मी हैं, वो लोग बैठे हुए थे, उसके पीछे ही सर्वेंट्स सारे लाइन से खड़े हुए थे। इतने में विक्रम अंदर आता है और अपनी मम्मी को देखते हुए कहता है कि मम्मी, अब तक आप लोग सोए नहीं, जाग रहे हैं। बस इतना ही बोलना था। जो मीनाक्षी जी है वो अपनी नज़रें उठा के देखती हैं, विक्रम घर आ चुका है। वो फटाक से वहाँ से भागते हुए विक्रम के पास आती हैं और अपने हाथों से उसका सर, उसके कंधे सहलाने लगती है और परेशान होकर अपनी घबराहट भरी आवाज़ में वो पूछती है, अरे तू ठीक है ना? तू कहाँ था? तेरे पापा कह रहे थे तेरी तबीयत खराब है और बहुत पहले ही तू पार्टी से निकल गया है। कहाँ था तू? क्या हो गया था? रास्ते में कुछ हो गया था क्या? इतनी लेट कैसे हुई बेटा आने में? ऐसा जैसे ही मीनाक्षी जी पूछती हैं, विक्रम के पास कोई जवाब तो था नहीं। वो अपना सर इधर उधर घुमाने लगता है और मीनाक्षी जी उसको सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी। इतने में जो सूरज विक्रम के पीछे पीछे आ रहा था, वो आके विक्रम के थोड़ी पीछे थोड़ा दूर के साइड आके खड़ा हो जाता है और उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि उसके सर पे एक पानी का मटका रखा हुआ है और बिना हाथ लगाए उसको उसे बैलेंस करना है। तो कभी वो राइट की साइड जा रहा था, कभी वो लेफ्ट की साइड जा रहा था और ऐसा करते हुए वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। पर कितना ही आप करोगे, अगर बोतल गटक लिया है तो जितना भी कोशिश करो दिख ही जाएगा बाहर से। ऐसे धरती उसके सामने घूम रही होती है, वो लुढ़क रहा होता है इधर से उधर। और हमारे जो विक्रम साहब हैं वो अपने जो बैलेंस से थोड़ा बहुत बना के मम्मी के सामने खड़े थे, पर उन्होंने कोई भी जवाब दिया नहीं अपनी मम्मी को, क्योंकि उनको पता है अगर मैं मुंह खोलूँगा तो मम्मी को समझ में आ जाएगा मैंने शराब पी हुई है। इसीलिए विक्रम हाँ ऐसा करके जवाब दे रहे थे और अपना जो सर है वो इधर उधर घुमा रहे थे ताकि उसकी मम्मी को थोड़ी सी भी भनक ना लगे। अभी ऐसा था कि एयर प्यूरीफायर जो उसने लिक्विड अपने ऊपर डाला था, मुंह में तो नहीं डाला था, तो मुंह से तो स्मेल आ ही जाएगी शराब की। यहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था और पीछे कोई खड़ा था जो इन लोगों को देख रहा था। वो थे हमारे चौहान साहब, विक्रम के पापा सुधीर जी। दोस्तों, विक्रम के पापा का नाम सुधीर जी ही है, तो अब से चौहान साहब नहीं कहेंगे, हम उन्हें सुधीर जी कह के ही बोलेंगे। अभी सुधीर जी जो हैं वो खड़े होके ये नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि विक्रम जो है अपना सर इधर उधर घुमा रहा है और ठीक से जवाब अपनी मम्मी को दे नहीं रहा, और जो सूरज है वो इधर उधर लुढ़क रहा है। अभी मीनाक्षी जी भी ये देख सकती थी, पर उन्होंने सूरज की तरफ उतना ध्यान दिया नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात को 2-3 बज रहे थे और उनके बेटे जो हैं वो घर आए नहीं थे, तो जैसे ही विक्रम आते हैं वो उनके ऊपर ही पूरा ध्यान देती है, उनसे सवाल जवाब करने लगती है। पर हमारे सुधीर जी ये पूरा नज़ारा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। उनको कुछ तो समझ में आ रहा था कि इन दोनों ने कोई तो कांड किया है। तो जैसे ही वो सूरज को थोड़े गौर से देखते हैं और विक्रम की हरकतें नोटिस करते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। वो मीनाक्षी जी को देखते हुए कहते हैं, मीनाक्षी, ठीक है तुम्हारा बेटा, इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम जाओ, जाके अपने रूम में सो जाओ और मैं इन दोनों को इनके रूम तक पहुंचा के आ जाऊंगा। मीनाक्षी जी कहती हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, इतनी लेट वो घर आया है तो मैं अपने बेटे से बात भी नहीं करूं?
अब मुझे अपने रूम में जाने के लिए कह रहे। सुधीर जी कहते हैं कि ठीक तो है तुम्हारा बेटा, ये तो खड़ा है, क्या हुआ है उसे? थोड़ी बहुत सरदर्द थी, दवाई ले ली होगी, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम होती तो वो आके बताता ना तुम्हें। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, जाओ जाके सो जाओ। और ये रात जागोगी, टेंशन करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारी बीपी बढ़ेगी। तुम जाओ, जाके सो जाओ। ऐसा कहते हुए मीनाक्षी जी को थोड़ा बहुत समझा बुझा के अपने रूम में भेज देते हैं। जैसे ही मीनाक्षी जी वहाँ से चली जाती है, विक्रम अपने पापा की तरफ थोड़ा बहुत घबराहट भरे नज़रों से देखता है और डरते हुए पूछता है, पापा मैं भी जाऊं? वो बहुत रात हो गई है, नींद भी आ रही है, जाओ क्या अपने रूम में? ये सुनते ही सुधीर जी जो है वो कोई जवाब देते नहीं है। वो वहीं पे साइड पे एक बेसबॉल बैट रखा हुआ था जो विक्रम बचपन में खेला करता था, तो अभी भी उनके घर में था, क्योंकि उसकी जो चीज़ें हैं वो भले ही यहाँ पे नहीं रहता पर उसकी सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई थी। तो वो जाते हैं और वो बेसबॉल बैट उठा के लेके आते हैं और जैसे हम लोग मशाल पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद विक्रम की सिट्टी पिट्टी गुल, उसको समझ में आ जाता है कि अब होने क्या वाला है। था तुम उसी का बाप, बचपन से बाप को, उसकी बाप की हरकतें उसने देखी हुई थी, तो उसको पता चल जाता है कि पापा को समझ में आ चुका है माजरा क्या है और अभी होने क्या वाला है, मेरे साथ लग चुकी है मेरी। ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है। जो सुधीर जी हैं वो कहते हैं, हाँ तो बेटा सर दर्द हो रहा था तो दवाई ले ली। विक्रम थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, दवाई वो, हाँ जी पापा, एक टैबलेट ली तो थी, ये बैठ की क्या ज़रूरत है, आप जाइए ना पापा, सो जाइए ना। ऐसा विक्रम कह ही रहे थे और यहाँ पे साइड में जो सूरज खड़े थे वो तो अपनी दुनिया में ही मस्त है, उसको इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो बंदा अपने ही दुनिया में झूम रहा था। उसको दिखाई दे रहे थे स्वर्ग की अप्सराएं, नशीली वो आंखों से उनको ही इमेजिन कर रहा था झांकते हुए। जैसे ही वो देखता है विक्रम की तरफ कि विक्रम हकला रहा है और उसके सामने खड़े होके सुधीर अंकल बैट लेके उसके साथ बात कर रहे हैं। इतने में ही सूरज सुधीर जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे अंकल, आपको क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है? पर अभी तो बहुत रात हो गई है ना, आप जाइए ना अंकल, अभी जाके सो जाइए, हम लोग ना कल सुबह खेलेंगे। इतना सुनने की देर सुधीर जी को जो आता है गुस्सा, वो पहले जाते हैं सूरज की तरफ और उसके पैर की तरफ वो बैट लेके एक धड़ाम से मार देते हैं। जैसे ही ये मार पड़ती है, सूरज जो अपना स्वर्ग में घूम रहा था वो जमीन पे आ गिरता है। उसकी सारी दारू जो पी हुई थी उसने, वो सब के सब उतर जाती है और अपना पैर पकड़ के वो बंदा जमीन पे बैठ जाता है और अपने घबराते हुए वॉइस में कहता है, अरे अंकल क्या हो गया है, मार क्यों रहे हैं? अरे कितने जोर से मारा, मेरा पैर टूट गया भाई। विक्रम अरे देखना अंकल क्या कर रहे हैं। इतना बोलते ही सुधीर जी जो हैं वो गुस्से में दोनों को घूरते हुए और अपनी उंगली से विक्रम की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ सूरज, बताता हूँ मैं, बेटा रुक जाओ। ये नालायक। ऐसा कहते हुए वो विक्रम की तरफ अपनी उंगली पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं, क्या विक्रम, सर दर्द हो रहा था ना बेटा, रुक जा बताता हूँ तुझे। बोलने की देर और वो जाके विक्रम को धड़ाधड़ पीटने लगते हैं उसी बेसबॉल बैट से। विक्रम जो है पी तो हुई थी उसने बहुत सारी
और उसकी हालत भी नहीं थी कि वो भाग सके यहाँ से। वो बस अपने पापा को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था कि पापा रुक जाइए, दर्द हो रहा है, पापा क्यों मार रहे हैं, गलती होगी पापा, सॉरी, रुक जाइए। और सुधीर जी कहते हैं कि कह रहा था ना तुझे सर दर्द हो रहा है तो दवाई लगा रही हूँ, लगा रहे हो दवाई, रुक जा। ऐसा कहते ही वो उसे और मारने लगते हैं। और विक्रम जो है वो थोड़ा भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता, उसके सर घूम रहा था। अभी दोनों जो दोस्त हैं बहुत सारी पी हुई थी, तो विक्रम क्या होता है, वो सोफे से टकरा के सोफे पे गिर जाता है और सुधीर जी उसको उठाते नहीं हैं। वो उसी के ऊपर उसको मारने लगते हैं और बोलते हैं कि देखो देखो कितनी पी हुई है, इतनी सारी चढ़ी हुई है, शराबियों की तरह इन लोगों को ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, कैसे गिर पड़ रहे हैं, कमीने नालायक कहीं के। मुझसे क्या कहा था कि सर दर्द हो रहा है, हाँ ये हो रहा था तेरा सर दर्द, बताता हूँ तुझे आज इतना मार मारूंगा ना कि सुबह तक तेरा सर क्या तेरी पूरी बॉडी दर्द करने लगेगी। ऐसा वो कह रहे थे और उनका हाथ भी बराबर चल रहा था, वो रुक नहीं रहे थे, मारे जा रहे थे विक्रम को। अभी इतनी मार पड़ रही है तो जाहिर सी बात है जो मीनाक्षी जी हैं अपने रूम में चली गई थी, उनको ये आवाज़ सुनाई दी जाती है और वो सोचती हैं कि ये चिल्ला क्यों रहा है, अभी तो ठीक था। ऐसा कहते ही वो अपने रूम से बाहर आने लगती है और यहाँ हॉल में विक्रम को मार पड़ रही थी, पर जो सूरज था वो बंदा अपना पैर पकड़ के वही बैठा हुआ था, वो आगे नहीं आ रहा था। उसको तो रोकना चाहिए था कि अंकल रुक जाइए, पर वो उसको पता था कि अगर मैं अभी जाऊंगा तो अंकल मुझे भी इसके साथ लपेट देंगे, तो उसको मार पड़ रही है, पड़ने दो, मैं बीच में जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा भैया, और जो पड़ी है मुझे वो बहुत हो गया, हो गई मेरा कोटा जो है वो पूरा हो गया, अभी विक्रम को पड़ रही है तो पढ़ने दो, मैं बीच में नहीं घुसूंगा, बाप बेटे की बात है, फैमिली मैटर, मैं बीच में क्यों जाऊँ, मरने दो उसको, मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा वो मनी मन सोच रहे थे और जो मीनाक्षी जी इतने में वो हॉल में आती है और आते ही जो देखती है वो अपने सामने नज़ारा, विक्रम नीचे पड़ा हुआ है और सूरज एक साइड में अपना टांग पकड़ के बैठा हुआ है और सुधीर जी दोनों को डांट भी रहे थे और विक्रम को बराबर पीट रहे थे। अभी वो मम्मी है और कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे मार खाते हुए देख नहीं सकते, तो वो सामने आके सुधीर जी को रोक देते हैं और वो कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको, अरे तबीयत खराब है उसकी, मत मारिए, लग जाएगी उसको। अरे कैसे आप, अरे बाप हो, कोई कसाई हो आप, ऐसे बैट से अपने बच्चे को पीट रहे हो, हड्डियां टूट जाएगी उसकी, छोड़ दो, उसकी तबीयत खराब है। ऐसा कहते हैं वो सुधीर जी के हाथ रोक देती है। सुधीर जी कहते हैं तबीयत खराब है, तबीयत नहीं खराब है तुम्हारे बेटे की, ठीक है बिल्कुल भला चंगा है, दारू पी के घर पे आया हुआ है। मीनाक्षी जी थोड़ा चौंक जाती है और विक्रम की तरफ घूर के देखने लगती है, फिर सुधीर जी की तरफ देखते हुए वो कहती है कैसी बातें कर रहे हो, मेरा बच्चा दारू नहीं पीता है। अच्छा मीनाक्षी, तो तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है, मत करो भरोसा, पूछो अपने साहबजादे से कि शराब पी के आया है कि नहीं। मीनाक्षी जी जो है विक्रम की तरफ देखते हैं और फिर वो पहले तो सुधीर जी को थोड़ा साइड में करते हुए कहते हैं कि आप हटो यहाँ से, आप पीछे जाओ, मैं करती हूँ अपने बेटे से बात, पर आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, फिर सब ऐसे मारने लगोगे मेरे बच्चे को। ऐसा कहते हो वो सुधीर जी को थोड़ा पीछे की तरफ खिसका देती है और जाके वो विक्रम की हाथ पकड़ के उसको उठाते हैं। अभी विक्रम से वो पूछती हैं कि विक्रम ये तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, तुम शराब पी के आए हो। अब विक्रम की तो बोलती बंद, उसको पता था कि गलती तो मैंने की है, अब झूठ बोलूँगा तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, और पापा अगर सुनेंगे कि मैं मम्मी को झूठ बोल के पटा रहा हूँ तो वो 10-20 बार और मुझे मारेंगे, इससे अच्छा है कि झूठ बोलो ही मत, कुछ बोलो मत। तो अपना जो सर है वो झुका लेता है। मीनाक्षी जी ये देखती समझ जाती हैं कि हाँ इसने अब मुझसे नज़र नहीं मिला रहा है तो सच बात है, तो वो क्या करती हैं,
सुधीर जी को समझा बुझा के कैसे भी करके ज़बरदस्ती एक तरह से उनको रूम में भेज देती है। और विक्रम और सूरज की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों शराब भी पीने लगे हो। और विक्रम, तू शराबी हो गया है? तुझे पता है ना, तेरे पापा ने भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया है और तू शराब पी के घर आया है। ये बात सुनने की देर सूरज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो सोचता है कि अब आंटी ना शुरू हो जाए। बहुत पड़ गई यार, हो गया, आज के लिए काफ़ी है। ये सोचते हुए एक तरह से वो कछुए की तरह रेंगते हुए मीनाक्षी जी के पैर के पास आके उसके पैर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है, आंटी प्लीज़ प्लीज़ आंटी, गुस्सा मत करना, बहुत मार पड़ चुकी है, हमारी हमारी अकल ठिकाने आ गई है। हमारी मत मारी गई थी आंटी जो हमने शराब पी ली। वैसे भी आंटी, हाँ हाँ हमारी गलती नहीं है। अरे हम तो घर ही आ रहे थे ना, वो रास्ते में वो दोस्त मिल गए थे और अभी विक्रम को देख के वो लोग कह रहे थे कि भाई हमें हमें तो पार्टी देनी पड़ेगी, तो इतने दिन बाद आया है और मिलता भी नहीं है तो पार्टी दे भाई। तो हमने उनके लिए पार्टी थ्रो की थी। और दारू दारू तो हमने हाथ भी नहीं लगाया आंटी, वो लोग पी रहे थे, हम नहीं पी रहे थे। और इतने कमीने लोग थे ना आंटी, वो हाँ हम लोग जो जूस पी रहे थे उसमें ही मिला दिया होगा और हमें भी पता नहीं चला, हम भी गटक गए। मीनाक्षी जी ये बात सुनती है पर उसकी जो आवाज़ थी वो ऐसी थी कि वो रुक रुक के बोल रहा है और नज़रें नहीं मिला रहा है। तो उनको समझ में आ जाता है कि जो सूरज है वो झूठ बोल रहा है। अभी दोनों शराब पिए हुए हैं और ऐसी हालत उनकी नहीं है कि मीनाक्षी जी उनको कुछ समझाए, तो वो छोड़ देती है। और वहाँ पे सर्वेंट्स खड़े थे, उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, इन दोनों को रूम तक छोड़ के आओ। जो विक्रम है वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे मम्मी। अभी यहाँ पे क्या था, उसके पापा ने उसको ऐसे लुटा लुटा के पीटा था कि उसकी दारू तो उतर गई थी और अभी वो बराबर चल सकता था। ऐसा कहते हुए जो विक्रम और सूरज हैं दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के कैसे भी लड़खड़ाते अपने कदमों से अपने रूम तक पहुंच जाता है। और ये जो रात थी ये ऐसे ही गुजर जाता है। इसके बाद गुजर जाते हैं एक और हफ्ते और फाइनली वो दिन आ जाता है जब विक्रम ऑफिस ज्वाइन करने वाला होता है। हैदराबाद हाईटेक सिटी, जहाँ पे था चौहान इंडस्ट्रीज़। जो हमारे सुधीर जी हैं वो इस इंडस्ट्री के सीईओ थे। अब तक वही इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे थे, पर अभी विक्रम उस कंपनी को आगे बढ़ाने वाला था और आज उसकी ज्वाइनिंग थी एज ए सीईओ। इंडस्ट्री में जितने भी स्टाफ थे वो सब बाहर वेट कर रहे थे विक्रम के स्वागत के लिए। इतने में ही 6-7 गाड़ियां एक साथ कंपनी में एंटर करती है, जिनमें से निकलते हैं कई बॉडीगार्ड्स और थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ भी वहीं पे निकलते हैं। गेट खोला जाता है गाड़ी का, उसमें से एक टॉल डार्क हैंडसम सा बंदा ब्लैक कलर के सूट में उतरता है। वो था हमारा मेल लीड विक्रम और उसके साथ उतरते हैं सुधीर जी, जो कि उतरने के बाद अपने ऑफिसर्स के साथ विक्रम को मिलाते हैं। और जो स्टाफ थे वो विक्रम को वेलकम करते हैं कंपनी के अंदर, उसको फूल के बुके वगैरह देते हैं और हैंडशेक करके उसको कंपनी के अंदर लेके जा रहे होते हैं। अभी ये जो कंपनी थी बहुत ही बड़ी थी और कम से कम 1 एकड़ एरिया उससे भी ज़्यादा था जिसमें ये फैली हुई थी। अभी जितने भी कंपनी के ब्रांचेस थे वो इंडिया में जगह जगह तो फैले हुए ही थे, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी जगहों में इनकी कंपनी के ब्रांचेस थे। कह सकते हैं कि इंडिया की जितनी भी लीडिंग इंडस्ट्री है उनमें से ये भी एक थी। अंदर जाते हुए विक्रम देखता है सामने जो रिसेप्शन है वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं और बहुत सारे लड़के भी खड़े हैं। विक्रम थोड़ा दिलफेक बंदा था तो लड़कियों की तरफ
अपनी तिरछी निगाहों से ताड़ते हुए वो अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। केबिन में घुसने से पहले वहाँ पे एक स्टाफ का जो हॉल था, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ खड़े थे जो कि विक्रम के साथ काम करने वाले थे। वो विक्रम को देख के कहते हैं कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम इन द कंपनी। ऐसा करके उसका स्वागत करते हैं। फिर विक्रम को सुधीर जी उसके कैबिन के अंदर लेके जाते हैं। प्रॉपर उसको उसके चेयर पे बिठाते हैं और उसके जितने भी स्टाफ थे उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब विक्रम का जो केबिन था बहुत ही आलीशान था, शानदार था, बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, जो कि सुधीर जी ने करवाया था। क्योंकि वो अपने बेटे की तरफ स्ट्रिक्ट तो थे पर उससे प्यार बहुत करते थे, इसीलिए वो बार बार गलती कर भी देता था, डांटते थे पर बाद में उसको मना लेते थे, उसकी गलतियां माफ़ कर देते थे। शायद इसी वजह से विक्रम जो है वो बिगड़ गया था। अभी यहाँ पे सुधीर जी देखते हैं वंदना है नहीं, तो वो एक स्टाफ को बुलाते हैं और धीरे से उससे कहते हैं वंदना कहाँ है, उसको बुलाओ। स्टाफ कहता है जी सर, मैं अभी बुला के लाता हूँ, वो शायद कुछ काम कर रही होगी। ऐसा कहते ही स्टाफ चला जाता है वहाँ से और विक्रम जो है अपने पापा के साथ कंपनी की जो भी प्रोजेक्ट्स है उनको लेके बात करने लगता है। दूसरे साइड एक ऑफिस में वंदना अपने स्टाफ के साथ बात कर रही होती है, क्योंकि नए सीईओ साहब आए हैं तो उस हिसाब से जो है कंपनी के काम है थोड़ा बहुत बदल जाएंगे, जो अथॉरिटीज है वो भी चेंज हो गए होंगे। अभी यहाँ जो वंदना है वो सेक्रेटरी तो थी, बट उसके साथ पास एक प्रॉपर टीम थी 25-30 लोगों की, और जो उसकी टीम थी उसका काम था चौहान इंडस्ट्रीज में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम डिस्ट्रीब्यूट करना। कोई टेंडर भरना हो, शेयर्स की चेकिंग करना हो, वो उसकी टीम किया करती थी। और डिपार्टमेंट में जितने भी स्टाफ थे उनको हायर करने की जॉब भी उन लोगों की ही थी। अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कामचोर होते हैं, ऑफिस के वक्त टाइम पास किया करते थे, तो सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर नज़र रखने की भी ड्यूटी इन लोगों की थी कि काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और जो स्टाफ है वो ये कंपनी की जो डिटेल्स है वो ले जाके किसी और कंपनी में ना दे दे। जो लोग बिजनेस में हैं उनको पता ही होगा कि कुछ कोड्स होते हैं और कंपनी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो बाहर निकलने नहीं चाहिए। तो ये सब देखभाल करने के काम वंदना उसकी टीम किया करती थी। वंदना अपने स्टाफ से सीईओ साहब के बारे में कुछ बातें कर रही थी। इतने में ही वो स्टाफ जो वंदना को बुलाने के लिए आ रहा था वो पहुंच जाता है वंदना के ऑफिस में और कहता है कि मैम वो सर आ गए हैं और आपको बुला रहे हैं। वंदना कहती है हाँ मुझे पता है, वो मैं कुछ ज़रूरी बातें कर रही थी इसलिए आ नहीं पाई, ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। ऐसा कहते ही वो स्टाफ को भेज देती है और थोड़ी देर बाद अपना काम जो है वो कंप्लीट करके विक्रम के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। अभी यहाँ विक्रम अपने कैबिन में बैठ के अपने पापा के साथ बात कर रहा होता है। विक्रम के पापा जो हैं बिजनेस में जो भी डील करते थे उसमें साइन करने की मेन अथॉरिटी उनके पास ही था, पर अभी विक्रम आ गया है तो उन्होंने थोड़े बहुत जो अथॉरिटीज़ है वो उसके नाम कर दिए थे। क्योंकि कोई प्रोजेक्ट है जिसको सैंक्शन करना है, कहीं जाके कोई प्रेजेंटेशन करनी है, तो उसके लिए जो सिग्नेचर वगैरह लगेगा उसका इंतज़ाम उन्होंने किया था कि विक्रम साइन कर देगा तो चलेगा। हालांकि मेन अथॉरिटी जो है वो सुधीर जी के पास ही थी, विक्रम जो था वो साइड अथॉरिटी था। अभी इतने में ही वंदना जो है वो विक्रम के कैबिन में आ जाती है। आके वो नॉक करती है, मैं आई कम इन सर? सुधीर जी कहते हैं यस कम इन। वंदना एंटर करती है विक्रम के कैबिन में। विक्रम जो था अपने पापा से बात कर रहा था, इतने में उसकी नज़र जाती है वंदना की तरफ। वंदना जो थी बहुत खूबसूरत थी, लंबी गोरी
लंबे बाल थे उसके। वंदना ज़्यादा मॉडल लड़कियों की तरह उतना मेकअप वगैरह का शौक उसको नहीं था। वो अपना काम को लेकर प्रोफेशनल थी। उसकी एक पर्सनैलिटी अलग थी, कोल्ड ऑरा कह सकते हैं। उसने आज एक येलो कलर की कुर्ती पहनी थी, उसके ऊपर एक वाइट कलर का स्कार्फ जैसा था, वो अपने गले में सर्कल करके लिया हुआ था। विक्रम वंदना की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि वंदना इतनी खूबसूरत लग रही थी, अपनी नज़रें विक्रम फेर नहीं पाता। वो देखता है कि एक लड़की है जो आ रही है, उसके बाल लंबे लंबे बाल हैं जो हवा में लहरा रहे हैं, खूबसूरत आंखें, तेज सी नाक और उसका फिगर, वो तो क्या ही कहे, नंबर 1 जो वो मन में सोच रहा था। वंदना थोड़ा स्माइल करते हुए ही आके उसके टेबल के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि हेलो, वेलकम सर, वेलकम इन द कंपनी। आज से आप हमारी कंपनी को लीड करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और कंपनी को और भी ऊंचाई तक लेके जाएंगे। इतनी कहने की देर थी। विक्रम को ये सारी बातें जो है वो सुनाई नहीं देती है। वो तो उसको ताड़ने में बिजी था। वो उसके जो पर्सनालिटी है वंदना की और उसका जो लुक है, उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, वो भूल ही गया था कि वहाँ पे उसके पापा भी खड़े थे। मनमोहित हो गया था कह सकते हैं। वंदना के रूप से विक्रम बहुत इम्प्रेस्ड था। वो खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय, आई एम विक्रम। वंदना थोड़ा शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ये क्या है, ये हैंडशेक करने को क्यों बोल रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, पर वो हैंडशेक करती नहीं है। वो चौहान जी की तरफ देखने लगती है। जो चौहान साहब थे वो ये नज़ारा देख चुके थे और मन ही मन उनको थोड़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि जिस नज़रों से विक्रम वंदना की तरफ देख रहा था वो कुछ और ही थी। इतने में विक्रम जो था, जो वंदना को ताड़े जा रहा था, वो आता है अपने होश में और उसको समझ में आता है कि यहाँ पे मेरे पापा भी खड़े हैं। वो क्या करता है, अपने होश में आते हुए अपना हाथ पीछे कर लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है। चौहान साहब जो है वो ये नज़ारा तो देख चुके थे, पर वो कुछ कहते नहीं है। वो कहते हैं कि विक्रम, ये है वंदना, मेरी सेक्रेटरी, और आज से ये तुम्हारे साथ काम करेगी। विक्रम वंदना की तरफ देखते हुए, हेलो वंदना। हेलो सर। सुधीर जी विक्रम से कहते हैं, अच्छा विक्रम, मैं चलता हूँ, अपने कैबिन में जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना, और हालांकि कुछ प्रॉब्लम होगी तो वंदना तो संभाल ही लेगी, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऐसा कहते ही वंदना और विक्रम को वहाँ से वो बाइक करके अपने कैबिन में चले जाते, क्योंकि उनको और भी कुछ काम था। यहाँ विक्रम वंदना को तिरछी निगाहों से ताड़ते हुए कहता है, तो आप ही हैं वो पार्टी वाली माता जी। वंदना कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? विक्रम अपना सर नामे हिलाते हुए, कुछ नहीं कुछ नहीं। विक्रम जो है खड़ा तो था ही, थोड़ा अपने टेबल से साइड में आ जाता है और वंदना के पास आके अपने टेबल में साइड में टेक लगा के खड़ा हो जाता है और अपने तिरछी निगाहों से वंदना को देखते हुए कहता है कि तो क्या हालचाल, सब ठीक? वंदना सोचती है, ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे। विक्रम कहते हैं, अरे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए वंदना जी, अभी हम लोग साथ में काम करने वाले हैं, तो बॉस और एम्प्लॉय रिश्ता तो अच्छा होना चाहिए ना, काम भले ही अच्छा ना हो, हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए वंदना जी। वंदना कहती है, जी सर, मैं समझ गई। इतने में विक्रम
जो है बंदर की तरफ एक तिरछी मुस्कान से कहता है कि तो क्या आप बैठेंगी? वंदना विक्रम की तरफ देख के थोड़ा हैरानी वाली नज़रों से देख के कहता है कि नहीं सर, मुझे कुछ काम है तो मैं चलूं। विक्रम कहता है वैसे जाने का, अब चली जाएंगी तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, पर अब क्या ही कर सकते हैं। जाइए अपना काम करिए, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। वैसे वंदना जी, आप काफ़ी अच्छी लग रही है और अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, पर हमें बहुत आगे तक जाना है काम में। कुछ गलत तो नहीं समझ रही है ना आप? ऐसा वो नोटी वाली स्माइल लेके कह रहा हुआ होता है और जो वंदना है वो उसकी तरफ घूर रही होती है और मन में सोचती है ठरकी कहीं का, ये काम की बात कर रहा है कि कुछ और बोल रहा है। ऐसा सोचते हुए वंदना वहाँ से विक्रम को बाय करके चली जाती है और विक्रम जो है उसको जाते हुए बस देखे ही जा रहा था और मन में सोच रहा था कि चलो अब तो सेक्रेटरी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही रहेगी, ये रहेगी तो मेरा मन ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही लगा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बाकी हम जानेंगे अगले पार्ट में। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगला जो एपिसोड है वो हम कहानी की प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो आप सुन रहे हैं ये तो पास्ट में है ना, और ये कहानी आप 2 पार्ट में सुनेंगे। 2 पार्ट में नहीं, सॉरी, 2 टाइमलाइन में, एक पास्ट टाइमलाइन और एक प्रेजेंट टाइमलाइन। ये जो अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, ये पास्ट का घटना था जो कि हो चुका था, और अभी जो हो रहा है ये, इस बारे में हम अगले वाले एपिसोड में जानेंगे। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आप एक काम कर सकते हैं, पहला वाला जो एपिसोड है इस कहानी का वो जाके सुन लीजिए, तो अगला वाला जो एपिसोड आने वाला है वो सुनने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, फिर चलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय, सी यू।